जय भीम साथियों। इस आधुनिक युग में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारत में शोषित, वंचित, पिछड़े समाज और महिलाओं का मुक्तिदाता मसीहा बनकर भारत राष्ट्र के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया है। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वारा शुरू किए आंदोलन की मशाल किसने जारी रखी? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद उनकी विरासत को किसने आगे बढ़ाया? कितने ऐसे नेता हुए जिन्होंने अम्बेडकरवादी विचारधारा के जरिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर करके राजनीतिक और सामाजिक लक्ष्यों को पूरा किया? ऐसे अनेक सवाल हैं जो आम भारतीय सोचते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेता और अम्बेडकरवादी कौन है? संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महान सामाजिक राजनीतिक सुधारक थे जिन्हें भारत के आधुनिक निर्माताओं में से एक माना जाता था और ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें सभी को समान राजनीतिक अवसर प्राप्त हों। धर्म, जाति, रंग तथा लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाए और उनका मानना था कि जब तक आर्थिक और सामाजिक विषमता समाप्त नहीं होती तब तक जनतंत्र की स्थापना अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकती। इसलिए बाबा साहेब का मानना था कि समानता का अधिकार धर्म और जाति से ऊपर होना चाहिए, जबकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संपूर्ण जीवन भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित किया गया था और उन्होंने भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता को जड़ से मिटाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए प्रयास किसी भी दृष्टिकोण से आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के इस वर्ण व्यवस्था को अवैधानिक बताते हुए इसकी आलोचना की और उनका मानना था कि कमजोर वर्गों में जितना उग्र संघर्ष भारत में है वैसा विश्व के किसी अन्य देशों में नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमेशा स्त्री पुरुष समानता का व्यापक समर्थन किया। उनका मानना था कि स्त्रियों के सम्मानपूर्वक तथा स्वतंत्र जीवन के लिए उन्होंने उसकी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहेब ने भारत के साथ संपूर्ण विश्व को अपने विचारों का एक फार्मूला दिया। शिक्षित बने, संगठित बने और अपने अधिकार के लिए लड़े और संघर्ष करें। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के इस फार्मूले को मैं दोबारा रिपीट करती हूँ क्योंकि आज के इस वीडियो में इस फार्मूले पर आधारित है। शिक्षित बने, संगठित बने और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करें। अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद दूसरा सबसे बड़ा बहुजन नेता कौन? अगर हम इसकी डिटेल में खोज करें तो पता चलता है कि भारत में कई सारे दलित नेता हुए हैं लेकिन अम्बेडकरवादी नेता बहुत कम हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1942 में बहुजन समाज के अधिकारों के लिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1930 में डिप्रेसेंट की स्थापना की और साल 1935 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। लेकिन 30 सितंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को खारिज करके रिपब्लिक पार्टी ऑफ द इंडिया की स्थापना की घोषणा की और 6 दिसंबर 1956 को पार्टी के गठन से पहले उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके अनुयायियों ने 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिक पार्टी ऑफ द इंडिया का गठन किया। एन शिवराज को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और साल 1957 में पार्टी के 9 सदस्यों दूसरी लोकसभा के चुनाव लिए गए। राज्यसभा में 2 और राज्य विधानसभाओं के उन सदस्यों में दूसरी लोकसभा के लिए 20 उम्मीदवार और चुन कर आए थे। ये डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। पार्टी के अन्य नेता जैसे कि एडवोकेट BC कामले, एडवोकेट बाबू हरिदास
ऑन एंड ओ के आवले, बैरिस्टर राजा बाबू खोब्रागड़े, दादा साहब रूपो और गायकवाड़, आर.डी. भंडारे, बुद्धप्रिय मौर्य, आर्मुगन एडवोकेट नीले और बी.एस. मौर्य जैसे नेताओं ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश में मिलजुल कर काम किया, जिसके कारण अभी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के कारण अम्बेडकरवाद की चर्चा पूरे देश में होती थी। लेकिन 1 अक्टूबर 1964 को जब पार्टी के अध्यक्ष एन शिवराज का निधन हो गया, उसके बाद दादा साहेब गायकवाड़ को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया, जो सर्वमान्य नेता नहीं थे। और यही से बाबा साहेब की संकल्पना का विस्फोट शुरू हुआ और अंत शुरू हुआ, जबकि कामले गुट और भंडारे गुट बना, जिसे पार्टी में फूट का असर हुआ। और तीसरे लोकसभा के आम चुनाव में महाराष्ट्र में से एक भी सांसद चुनकर नहीं आया। बुद्धप्रिय मौर्य ने उत्तर प्रदेश में पार्टी के लिए काफ़ी काम किया था, लेकिन उन्होंने मुस्लिम समाज में रिपब्लिकन पार्टी का सामना काफ़ी जनाधार बढ़ाया था। और यही कारण था उत्तर प्रदेश के लोकसभा और विधानमंडल में रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना और उम्मीदवार चुनकर आए थे, किंतु अपेक्षित सम्मान न मिलने के कारण वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए और आगे चलकर रिपब्लिकन पार्टी के अनेक टुकड़े बन गए। खोब्रागड़े गुट, गायकवाड़ गुट, कुमार गुट, भंडारे गुट, कामले गुट, गवाही गुट, आवले गुट और मौर्य गुट, रूपवंती गुट, कवारे गुट, अडावत गुट। 2020 तक कुल 40 से ज़्यादा गुटों में बाबा साहेब आम्बेडकर का सपना बिखर गया। जैसा कि मैंने कहा, भारत में बाबा साहेब आम्बेडकर के इन विचार और कई सारे दलित नेता हुए, लेकिन 1980 तक भारतीय राजनीतिक में आम्बेडकरवादी नेता वह लोग ढूंढते रहे, पर कोई मिला नहीं। मेरा मानना है कि इन तमाम नेताओं ने आम्बेडकर साहब का दिया हुआ फार्मूला, यानी शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करें, इस नारे को ठीक से समझ ही नहीं पाए। ये नेता शिक्षित थे, लेकिन संगठन मजबूत करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। और उन्होंने जब सबसे अहम बात ये है कि समाज के अधिकार के बजाय अपने घर में ही संघर्ष करने लगे, और संघर्ष इतना किया कि 2024 तक 40 से ज़्यादा गुटों में बाबा साहेब आम्बेडकर का ये सपना बिखर गया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बाद कोई नेता उनकी बराबरी नहीं कर सका, क्योंकि उन सभी ने अपने अहंकार और विवाद में कांग्रेस में भी कई दलित नेता हुए हैं, लेकिन फर्क इतना है कि वे दलित थे, लेकिन अम्बेडकरवादी विचारों के नेता नहीं थे। इसलिए समाज परिवर्तन करने में पूर्णतः असफल रहे। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस के इन सफलता और वरिष्ठ दलित नेताओं यानी बाबू जगजीवन राम को, जो भारत के उप प्रधानमंत्री तक नहीं बना सके, 30 वर्षों तक कई मंत्रालयों से केंद्रित मंत्री रहे, लेकिन भारत में भी शोषित, वंचित बहुजन समाज के प्रतिनिधि के तौर पर अपनी पहचान बनाने में वो पूर्ण असफल रहे, क्योंकि वो शिक्षित तो थे, पर बहुजन समाज के आंदोलन को संगठित करने के लिए उन्होंने कोई संगठन नहीं किया और उनके हक के लिए किसी प्रकार का आंदोलन भी नहीं किया। भारत में दूसरे अम्बेडकरवादी नेता का जन्म हुआ था और वे इन सारी गतिविधियों को ध्यान में रखते, और बस अब यही मौके की ज़रूरत थी कि थोड़ा वेट कीजिए। एक और पहेली भी जानते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बाद
भारत में असर दलित और मुस्लिम को ऐसे संविधायक पदों पर नियुक्त किया जाता है जबकि जहां उन्हें कोई अधिकार नहीं होता, जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल। भारत के इन वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो मूलतः दलित है लेकिन अम्बेडकरवादी नहीं, उन्होंने बहुजन समाज के लिए कोई संगठनात्मक या आंदोलनात्मक संगठन नहीं किया। इसलिए एजवेंटेड की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते सबसे ऊपर पहुंचने के लिए सत्ता का उन्होंने उपयोग और ताला खोलना बहुत ज़रूरी होता है। उसने ताला खोलने के लिए चाबी चाहिए। उस ताले की चाबी मास्टर की दलितों के हाथों में यानी साहब काशीराम ने थमाई। और इससे पहले ये था कि जब काशीराम ने सत्ताधारी दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों की ऊट पाकर सत्ता में पहुंचते थे, मगर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बाद ऐसा कोई नेता इतना ऊपर नहीं चढ़ पाया सत्ता प्राप्ति के लिए। उन्होंने बाबू जगजीवन राम जब आखिरी दांव चढ़ रहे थे, तब एक अम्बेडकरवादी सरकारी साइंटिस्ट की उन्होंने नौकरी छोड़कर कभी साइकिल तो कभी बहुत से सफ़र करके एक मूवमेंट खड़ा कर रहा था और उसका नाम काशीराम था। वह जानता था कि आम्बेडकर का ज्ञान और जगजीवन का राम की निष्ठा और उनके दलितों का पूर्णतः भला नहीं हुआ है। वह कहता था कि दलितों को राजनीति में अपनी भूमिका और अपना नेतृत्व अहमियत जताती है तो मुस्लिमों और दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ जुड़ना चाहिए। सिखों, इसलिए मूक जैसे साथ कुछ सालों में धोखा हो रहा है और मुसलमानों के साथ 40 साल से और दलितों के साथ हजारों साल से। अगर ये सभी एक जगह इकट्ठा हो जाए तो हम जुल्म राज से मुक्ति हो सकते हैं। और वह महापुरुष कहता था कि जातियां हमने नहीं बनाई बल्कि हम पर थोपे गए हैं और लाते गए हैं। हम तो इनके छुटकारा पाना चाहते हैं क्योंकि हम जाति व्यवस्था के उन विचारों को उनके शिकार है और हमारा उद्देश्य समाज को जातियों में बांटना नहीं बल्कि उन्हें एक करना है। और जैसे कि काशीराम ने कहा था, सत्ता हासिल करने के लिए 85% का नया फार्मूला इस महापुरुष ने दिया था और 85% दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक अगर एक हो जाए और अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ते चले जाए तो उनके रास्ते में 3 रुकावटें आएगी, मनी, मीडिया और माफिया। अगर आप इन 3 रुकावट से बचते बचते अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते गए तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के पृथ्वीपुर गांव में उनका जन्म हुआ था और काशीराम जी को 1958 में पुणे स्थित डिप्रेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बतौर पर उन्होंने जब रिसर्च असिस्टेंट की सरकारी नौकरी मिल गई थी, यहीं पर वह बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के लेखन के संपर्क में आए। काशीराम जी ने साल 1964 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन की और कुछ ही सालों में उनकी समझ में आ गया कि आरबीआई चुनाव में हिस्सा तो लेती है मगर दलित, कुचले, पिछड़े, शोषित और अल्पसंख्यक लोगों को साथ लाने के लिए प्रयास नहीं करती। सत्ता को पावर की तौर पर इस्तेमाल करने की कोई योजना नहीं है। इसलिए हमारे इस महाराष्ट्र में जब दलित आंदोलन और आम्बेडकर के चलते मजबूत तो था लेकिन सारे के सारे नेता बटे हुए थे और इन सब को देखकर काशीराम ने अपनी योजना बनाई और उसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने घर को एक खुला पत्र लिखा। मैं कभी
घर नहीं आऊँगा। गरीबों और दलितों का घर ही मेरा घर होगा। सभी रिश्तेदारों से मुक्त रहूँगा। किसी की शादी, जन्मदिन, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होऊंगा। कोई नौकरी नहीं करूँगा। जब तक बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा ना हो जाता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तब साहब काशीराम ने इन प्रतिज्ञा लेकर अपने आगे की ओर और उनका संपूर्ण जीवन पालन किया, यहाँ तक कि वे अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए। फिर काशीराम साहब ने पूरे देश में घूमना शुरू किया और अलग अलग तबके के लोगों ने मिले और उनकी दिक्कतें समझी। 6 दिसंबर 1971 को DS फर यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति अम्बेडकर जयंती के दिन यानी 14 अप्रैल 1973 को ऑल इंडिया बैकवर्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन पामसेब संगठन का गठन किया और साल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन के बाद काशीराम जी ने चुनावी राजनीति में उतरे और साहब काशीराम जब उनका मानना था कि पहला चुनाव हारने के लिए होता है और दूसरा चुनाव हरवाने के लिए, इसलिए काशीराम और फिर तीसरी बार जीत मिलने शुरू हो जाते हैं। उनका अनुमान बिल्कुल सही था और इसलिए उन्होंने पहले चुनाव में इंदिरा गांधी से लहर के दौरान BSP का खाता नहीं खुला, मगर जब काशीनाथ ने हिम्मत और हौसले का खाता खुल गया, आखिर साल 1999 के चुनाव में बिजनौर की सीट से BSP का खाता खुल गया और मायावती लोकसभा पहुंची। उन दिनों गलियारों में अक्सर एक नारा लगता था, बाबा तेरा मिशन अधूरा काशीराम करेगा, बाबा तेरा मिशन एक काशीनाथ करेगा। BSP का मूवमेंट लगातार इसी नारे के साथ मजबूत होता गया और इस अम्बेडकरवादी नायक ने बहुजन समाज के हाथ में सत्ता की चाबी थमाई और इसलिए मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी और काशीनाथ अपनी किताब चमचा युग में चमचा शब्द की व्याख्या करते हुए उन्हें एजेंट या कठपुतलियाँ कहते हैं। उन्होंने इस किताब में चमचों के प्रकार भी बताए हैं। साल 1956 में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु के बाद चमचों की पीढ़ियों यानी इस हद तक बढ़ गई थी कि उन्होंने ऐसे लोग न केवल राजनीतिक दायरे में पाए जाने लगे बल्कि मानवीय जीवन के सभी क्षेत्रों और विभिन्न रिश्तों में भी इनकी उपलब्धि दिखाई देने लगी। फर्जी व्यक्ति हमेशा अपने फायदे या अपने अनुदान और समुदाय के लिए चमचा या कठपुतली का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ उस कठपुतली के समुदाय के हितों के लिए हमेशा नुकसानदायक होती है। इसलिए भारत में दलितों के इतिहास का वर्णन करते हुए साहब काशीराम लिखते हैं कि दुनिया के किसी भी समुदाय ने ऐसी उत्पीड़न का सामना नहीं किया जैसे कि भारत के अछूतों ने किया है और यहाँ तक कि गुलामों, निगरों और यहूदियों की भी कोई तुलना भारत के अछूतों से नहीं की जा सकती। इसलिए काशीराम कहते हैं कभी किसी व्यक्ति के पीछे भागना नहीं चाहिए बल्कि उसको और उनके पीछे विचारधारा का अनुसरण करना चाहिए। व्यक्ति भाग सकता है लेकिन विचारधारा नहीं। जिसको जवानी में पंचगिरी की लत लग जाती है उनकी सारी उम्र दलाली में निकल जाती है।
और साहब काशीराम ने और मुर्दा लोग मिशन में भाग नहीं लेते और जिंदा लोग मिशन को रोकने और रुकाने का काम करते हैं। उसे जिंदा होता है क्योंकि मुर्दों को हमेशा जलाया जाता है और दफनाया जाता है। तब साहब काशीराम आगे कहते हैं, मतदान का अधिकार हमें बिकने के लिए नहीं बल्कि गुलामी से बाहर निकलने के लिए मिला है। जो कौम शासक नहीं होती है और उनकी बहन यानी बेटियां कभी सुरक्षित नहीं होती। जब भी बाबा साहेब ने जो फार्मूला दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें, इसे साहब काशीनाथ ने निभाया। वे स्वयं साइंस में डिग्री होल्डर थे और उन्होंने अनेक संगठनात्मक नेता छोड़ गए, पर उन्होंने समाज के लिए और संघर्ष जारी रखा। इसलिए समाज में साहब काशीराम का साथ दिया। बहुजन समाज के इस महानायक का देहांत 9 अक्टूबर 2006 को दिल्ली में हुआ। तभी साहब काशीराम अपनी मृत्यु के बाद विचारों की विरासत और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सपनों को हासिल करने का जुनून हमें थमा गए। अब सवाल तो बनता है कि काशीराम आम्बेडकरी विचारधारा को उनके आगे बढ़ाने के बाद कौन बढ़ाएगा। जाहिर है उनके लिए शिक्षित बनना होगा, संगठनात्मक तैयार रहना होगा। तो कौन होगा अगला अम्बेडकरवादी नेता? आप वीडियो को स्किप ना करके हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहे। जरा सोचिए, काशीराम साहब ने बीएसपी का गठन 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के दिन किया था और भारत के अगले अम्बेडकरवादी नेता ने अपने पार्टी का गठन 15 मार्च को यानी काशीराम जयंती के अवसर पर किया था और उनका नाम चंद्रशेखर आजाद रावण है। और इस युवा के भविष्य के संदर्भ में मेरी राय 2016 में ही बन गई थी। उसके बाद 17 फरवरी 2021 के दुनिया के सबसे विश्वसनीय अमेरिकी टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के बढ़ते नेताओं की सूची जारी की और उसमें से केवल एक भारतीय को शामिल किया गया था जिसका नाम यूथ आइकॉन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण था। टाइम्स ने इसी सूची संदर्भ में लिखा है कि हमने अपने आने वाले भविष्य की पीढ़ी यानी दूसरी वार्षिक टाइम 100 सूची इकट्ठा की है जिसमें 100 उभरते नेता हैं जो भविष्य को और उनके आकार दे रहे हैं और ये विश्व लीडर अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। 28 जून 2023 को उनकी कार पर कुछ हथियारबंद लोगों ने गोलियां चलाई जिसमें वह घायल भी हुए। गोली उन्हें छूकर निकल गई और उसके बाद उन्होंने 2024 में नगीना लोकसभाओं से चुनाव लड़ा और जनता के प्यार और आशीर्वाद से वह चुनाव जीत गए, जो वर्तमान में नगीना लोकसभा से सांसद तो है। तो चलिए इस अगले अम्बेडकरवादी नेता की मिलजुल कर साथ देते हैं और अगले चुनाव में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही बाबा साहेब आम्बेडकर से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत अवश्य लिखें।